दोस्तों मैं अमित और आप है अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का। यह भूगोल होगा और यह भूगोल जो है दोस्तों है ना 2024 बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों सभी लोग आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के उद्योग और परिवहन के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के उद्योग और बिहार का परिवहन, यानी ऐसे कौन कौन उद्योग है जो बिहार में है ना अभी है, ऐसे कितने उद्योग है जो बिहार में है, ऐसे कितने है ना परिवहन है, मार्ग है जो बिहार में वर्तमान जारी है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार के कृषि आधारित उद्योग का वर्णन करें। तो दोस्तों बिहार में कृषि आधारित उद्योग इस प्रकार है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग इस प्रकार है। बिहार में तो क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के कृषि आधारित उद्योग का वर्णन करें। बिहार के कृषि आधारित यानी बिहार में कौन कौन से कृषि पर आधारित उद्योग हैं उसके बारे में चर्चा करना। बिहार के बारे में स्पेशली बिहार, सिर्फ बिहार के बारे में है ना। तो बिहार में के कृषि आधारित उद्योग इस प्रकार है। पहला चीनी उद्योग, दूसरा जूट उद्योग और तीसरा तंबाकू उद्योग। यानी बिहार में चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है और तंबाकू उद्योग है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं चीनी उद्योग के बारे में, यानी वही चीनी जो हम लोग खाते हैं, जिसको गन्ना यानी भोजपुरी भाषा में कहा था ऊख से प्राप्त किया जाता है, जिसको ऊख से प्राप्त किया जाता है। उसी गन्ना के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसी गन्ना के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है चीनी उद्योग बिहार के है ना उद्योगों में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चीनी उद्योग जो है बिहार के जितने उद्योग है उस उद्योग में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार का किसका? बिहार का। केकर महत्वपूर्ण स्थान है? चीनी का। किसका? चीनी का। भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था। कभी था भारत में बिहार अगर जाना जाता था, अगर भारत में इतने राज्य में कोई राज्य के लोग बिहार के बारे में जानता था तो वह चीनी के बारे में ही जानता था, चीनी के बारे में ही जानता था। यानी बिहार का चीनी उद्योग महत्वपूर्ण था और मशहूर था। किंतु 1960 के बाद इस उद्योग में ह्रास आने लगा। ह्रास मतलब कमी, कमी था। 1960 के बाद इसमें कमी क्या आने लगा? कमी। अब इसका स्थान 7वां हो गया। पूर्व में यह चीनी मिलों की संख्या 29 थी। पूर्व में पहले कितना थी? 29। लेकिन 2006 से 7 के अनुसार घटकर 9 हो गई। 1960 के पहले चीनी मिल की संख्या कुछ और था, बहुत ज्यादा था, लेकिन 6 से 7 में देखा जाता है आंकड़ा तो 9 को। अभी 9 को हो क्या है ना, ये बताओ तो चकिया चीनी मिल बैठ गया, मोतीपुर, मोतिहारी, ऐसे में बहुत चीनी मिल हो गया है, बंद हो गया है। वर्तमान में चीनी का कुल उत्पादन 4.52 लाख मीट्रिक टन है। अभी बिहार में चीनी का उत्पादन 4.5 लाख मीट्रिक टन है। 4.5 लाख मीट्रिक टन है। बिहार की चीनी अधिकतर मिले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। और जो भी चीनी मिले 9 गो है वो सारा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में मतलब होता है गोपालगंज साइड में। किस साइड में? तो जाने कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, सिवान में है, गोपालगंज में है, सारण। इन जिलों में अब एक चीनी मिल बच गया है। इन जिलों में अब कहा चीनी मिल यहाँ है तो कहा कि यहाँ पे है ना इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो पाता है। कच्चा माल का तो ऊख मिल पाता है। ओके, कोई दिक्कत? तो चीनी उद्योग के बारे में लिखाएगा सब लिख देगा ना। अब आते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं जूट उद्योग। कैसे पढ़ते हैं? वही जूट उद्योग जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों जूट बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है।
बिहार की नहीं, पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी से पहले भारत में 110 जूट के कारखाना था। आज़ादी से पहले 1947 के पहले हमारे देश में 110 गो जूट के मिल था। इनमें से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बिहार में ही केंद्रित था। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और कथी था बिहार में, मतलब जूट मिल था बहुत। जब तक हमारा देश बंटवारा नहीं होता तो बहुत था। बंटवारा भेल बस चल गए बांग्लादेश में। अब बंटवारा भेल तो बांग्लादेश में चल गया, तो हमारे थोड़े बटे तो बांग्लादेश के हो गए। लेकिन अगर जो बच गए वो बिहार में बच गए, तो वही लिखे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने के अधिकार अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया। जब बंटवारा भेल तो अधिकांश भाग बांग्लादेश में गेल, तो बांग्लादेश में तो गेबे कल साथ में जुटवा के मिल ले चल के चिन्हा पर जैसे मान ला। अभी तक अगर हम कहता नहीं बउआ लोगिन ध्यान दो, अगर हम तक कहता नहीं है कि मान ला कि सब कुछ जोरे बाटे, सब कोई है चाचा नाना सब कोई दौरे जोरे वालों जानो ना ना। अब मान ला कि हेलन एगो एगो आदमी बा, हेलन दूगो आदमी है ना, सब आदमी। अब बंटवारा कर दिया, क्या कर दिया बंटवारा। जब बंटवारा कल गेल, अभी तो सब एक बटे, आ जब बंटवारा कल गए तो बंटवारा हेंग भेल। अब बोलो था एक और 3 गो एक और न बच गेल। तो जब बंटवारा भेल तो सारा जूट मिल कहाँ चल गए, बांग्लादेश में। बहुत दुख की बात है ना। अगर देखेंगे जिसके कारण है ना, इसे उद्योग को बाहरी झटका लग गया। बांग्लादेश चल गया तो झटका क्या लग गया, झटका। बिहार जूट के 3 बड़े कारखाने हैं। बिहार में भी जूट के कितने बड़े कारखाने हैं, 3। कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा में है। कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। वर्तमान में सिर्फ कटिहार में कारखाना कार्यरत है। अभी बात करें बिहार की, तो बिहार के कटिहार जिला है, वही जब एगो अभी कारखाना जो है अभी कार्यरत है। कहाँ, कटिहार। ओके, अब दोस्तों हम लोग आते हैं तंबाकू बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, वही तंबाकू जिसके यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है, यानी नीचा है। तंबाकू पर आधारित बीड़ी सिगरेट कारखाने की जगह पर स्थापित किए गए। मतलब तंबाकू के लिए है ना, जहाँ जहाँ तंबाकू होता है वहाँ पर फैक्ट्री खोल दिया गया, वहीं पे खोल दिया, स्थापित कर दिया गया है। मुंगेर में इंपीरियल टम्बैको दिलवारापुर में स्थापित किया गया है। यानी तंबाकू उद्योग मुंगेर में, कहाँ खोला गया, मुंगेर में। बीड़ी उद्योग के लिए तेंदुआ के पत्ते और यहाँ झारखंड के पठारी क्षेत्र प्राप्त किए जाते हैं। यानी बीड़ी बनाना है बीड़ी, तो वो झारखंड के पठारी क्षेत्र में प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था, बीड़ी पीते बीड़ी है ना। तो ये बीड़ी के पत्ता जो होता है ना, कहाँ से, तो झारखंड के पठारी क्षेत्र से, झारखंड के यहाँ बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने मुंगेर, गया, पटना, झांझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर, महानार, दलसिंह सराय, सहारपुर आदि में स्थित है। मतलब उधर मुंगेर गया जिला और है ना, बीड़ी के है ना 250 से अधिक कारखाना क्या है, स्थित है। और इनके पत्ता कहाँ से आता है, झारखंड के। तो तंबाकू नहीं खा सकता है, कोई दिक्कत। आगे चलते हम लोग खनिज। अभी जितने हम लोग पढ़े हैं, चीनी उद्योग, जूट उद्योग और कृषि तंबाकू उद्योग, कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित था, कृषि। किस पर आधारित था, कृषि। अब अगला है बिहार में खनिज पर आधारित उद्योग। बिहार में बिहार में खनिज पर आधारित उद्योग, ध्यान देंगे। बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग तो पढ़िए लिए, अब खनिज पर आधारित उद्योग कै गो है, ध्यान देंगे। खनिज पर आधारित उद्योग कै गो है, इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे बड़ा पढ़ते इसके बारे में कि बिहार में खनिज का अभाव है। अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब कमी। यानी बिहार में खनिज का अभाव है, फिर भी खनिज पर आधारित कुछ उद्योग है। तो कौन कौन उद्योग है उसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ मात्र चूना पत्थर, पैराइट पर्याप्त है ना मात्रा में उपलब्ध है। खनिज पर आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग,
यानी बिहार में खनिज का अभाव है, फिर भी कुछ मात्रा में यहाँ पे खनिज पदार्थ उद्योग हैं। और कौन कौन है तो कहिएगा, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग। तो इस सब के बारे में पढ़ना होगा ना, सीमेंट उद्योग क्या है, कांच उद्योग क्या है, रसायन उद्योग क्या है ना। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। यानी सीमेंट उद्योग बैठाना है तो उसके लिए कच्चा माल की बात करें तो कच्चा माल इसका चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर। कच्चा माल क्या है इसका, चूना पत्थर। 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.2 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी 1 टन अगर आपको सीमेंट का उत्पादन करना होगा तो 2.2 टन है ना आपको कच्चा माल की आवश्यकता होगी, चूना पत्थर। हाँ, राज्य में यानी बिहार की बात करें तो कैमूर के पहाड़ियों से चूना पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। अपने बिहार की बात करें तो बिहार के कैमूर जिला से पहाड़ी क्षेत्र से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। बिहार में संपूर्ण देश का मात्र 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। बिहार पूरे देश में जितना प्राप्त होता है ना उसका 5% बिहार अकेले क्या करता है, सीमेंट उद्योग के लिए रोहतास जिला में डेहरी ओन सोन के पास डालमिया नगर सीमेंट का कारखाना है। रोहतास जिला में देखिए, कैमूर जिला में नहीं, कैमूर जिला से कच्चा माल मंगाया जाता है और रोहतास जिला में इसके कारखाना है। रोहतास जिला क्या है इसका, कोई दिक्कत। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं रसायन उद्योग। क्या पढ़ते हैं, रसायन उद्योग। ये क्या होता है तो दोस्तों रसायन उद्योग के बारे में, आम्ल क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं का उपयोग होता है। यानी अम्ल क्षार और उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं का उपयोग होता है। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है। कहाँ स्थापित है, बिहार की बात करें तो बरौनी में कारखाना को मतलब उर्वरक के कारखाना स्थापित किए गए, जो हिंदुस्तान है ना फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ये रसायन उद्योग कौन उद्योग है, इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। कितना टन है, 4 लाख टन। बरौनी पेट्रोकेमिकल के में से नेफ्ता प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, नेफ्ता। इसका अतिरिक्त रंग वर्निश, तेल, साबुन, दवाइयाँ एवं हल्के वर्ग के रासायनिक वस्तु से तैयार किया जाता है। नेफ्ता जो प्राप्त करते हैं ना, जैसे हल्का रंग क्या बनाता है, हल्का रंग। चाहे वर्निश, तेल, साबुन, दवाई इस सब बनाए जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कांच उद्योग। कैसे पढ़ते हैं, कांच उद्योग। तो इसके बारे में यह उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग है। यानी कांच उद्योग जो है बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। यहाँ पहले कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी, चूड़ी, शीशा की चूड़ी। अब औषधि का निर्माण के विकास के साथ कांच का उद्योग का विकास हुआ है। अब इसके बाद कांच के उद्योग का विकास कर दिया गया है। शीशी, बोतल, अन्य कार्यों में के लिए बालू, सिलिका, सोडा, ऐसा चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूखा सखिया, बेरियम ऑक्साइड आदि कच्चे माल के रूप में 4% प्रयुक्त होते हैं। यहाँ कच्चा तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कि कांच को कांच के उत्पादन के लिए है ना आपको बालू चाहिए, सिलिका सोडा चाहिए, यानी इतना चीज हो है ना आपको कांच के उत्पादन के लिए चाहिए। कांच की उत्पादन के लिए चाहिए। इसको कच्चा माल कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, कच्चा माल। किसका कच्चा माल था, कांच का, है ना। यहाँ पे 4 गलती टाइप हो गया, 4 नहीं होगा। आगे देखेंगे, यह कांच का उत्पादन पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में होता है। यानी पूछा जाएगा कांच का कच्चा माल क्या है तो कहिएगा है ना
बालू, सिलिका, सोडा, एसिड, चूना पत्थर, है ना, सोडियम सल्फेट इत्यादि, ये सब कांच का कच्चा माल है। कांच का कच्चा माल है। और इसको कांच के उत्पादन करने के लिए कहाँ, पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में होता है। कोई दिक्कत? यानी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में, है ना, बिहार में उद्योग का वर्णन करे, अगर 5 नंबर पूछता है तो कहिएगा बिहार में कृषि पर आधारित 3 उद्योग है और खनिज पर आधारित कितने उद्योग है? 4। कृषि पर आधारित 3 उद्योग, पहला गन्ना उद्योग, दूसरा जूट उद्योग, तीसरा तंबाकू उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग, पहला कहिएगा, है ना, सीमेंट उद्योग, दूसरा कहिएगा आप लोग रसायन उद्योग, तीसरा कहिएगा आप लोग कांच उद्योग, और चौथा क्या कहिएगा आप लोग? चौथा क्या कहेंगे आप लोग? तो चौथा बताइएगा आप लोग। हाँ, 3 गो है। कितना है? 3 गो है। ओके, कोई दिक्कत है ना? अब चलिए दोस्तों, वन पर आधारित उद्योग। वन पर आधारित उद्योग, बिहार में वन पर भी आधारित कुछ उद्योग हैं, तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। पर्यटन उद्योग है, इसके लिखा हुआ है पर्यटन, लिखा हुआ है पर्यटन उद्योग। देखेंगे बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में, है ना, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में उभरने की क्षमता है। चलेगा हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, खंडहरों बिहार के की ख्याति प्राप्त है। यानी ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार का महत्वपूर्ण, यानी बहुत सारे पर्यटक बिहार में घूमने आते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी भी जो हमारे खंडहर हैं, कुछ ऐसे स्मारक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रकार से कहा यह भी जा सकता है कि पर्यटक आते हैं तब पर्यटक से हमको लाभ नहीं होता है, बहुत लाभ होता है। तो उसके लिए बिहार महत्वपूर्ण है। बिहार क्या है? महत्वपूर्ण है। बिहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत मतलब आकर्षक खंडहर हैं, स्मारक हैं, कुछ ऐसे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे ऐसे विशेष वस्तुएं हैं जिनको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। उन्हीं को पर्यटक क्या कहता है? पर्यटक। यहाँ की संस्कृति, विरासत, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य पूरे संसार के लोग आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यानी बिहार का जो संस्कृति है ना, पूरे देश के लोग को अपने और घुमा लेगा, ऐसा बिहार का संस्कृति है। बिहार के पर्यटन मानचित्र में बौद्ध मठ, मंदिर, जैन मंदिर, सिखों गुरुद्वारा, सूफी संत की दरगाह मौजूद है। यानी बिहार के ही मानचित्र में सब उल्लेख किया गया है, बौद्ध का, जैन का, है ना, सूफी संत, गुरुद्वारा, और बहुत ऐसे ऐसे आकर्षक, है ना, जगह हैं जहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इन पर्यटन स्थलों में राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, पटना, गया, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, देव, सोनपुर, सहरसा, मनेरा, बिहार शरीफ अनेक, है ना, प्रसिद्ध स्थल है। अब इस सारे प्रसिद्ध स्थल बिहार में ना है। एग्जाम में पूछेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के, है ना, पर्यटक उद्योग के बारे में, है ना, वर्णन करिए या उल्लेख करिए। चाहे कहेगा कि पर्यटन उद्योग से आप क्या समझते हैं, या बिहार के पर्यटन कुछ जगह का नाम बताइए, तो आपको इतना बात लिखना होगा। कोई दिक्कत समझ में नहीं आया? आगे चलते हैं हम लोग। अब दोस्तों उद्योग के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। किस बारे में? परिवहन। बिहार में कौन कौन सी सड़कें हैं, रेल मार्ग कब है, जल मार्ग क्या है, वायु मार्ग क्या है, इनके तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो चैप्टर समाप्त होगा, ये चैप्टर समाप्त। यानी अब पढ़ेंगे बिहार के परिवहन के बारे में। किस बारे में? पहला दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के सड़क मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। अपना विचार प्रस्तुत करें। तो ध्यान देंगे, बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ। बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का क्या हुआ? विकास। यहाँ यह बिहार का प्राचीन साधनों में से है। सबसे प्राचीन अगर साधन कोई तय करती है सड़क। यह नहीं, है ना, यहाँ 2 सम्राट अशोक और शेरशाह ने सड़क के मार्ग में विकास का जो योगदान दिया
है ना वह बहुत ही सराहनीय है। सड़क विकास के मामले की बात करें तो दो है ना सम्राट है, अशोक और शेरशाह सूरी। उन लोगों के द्वारा है ना इन सड़कों का मार्गों का विकास किया गया। आजादी के बाद बिहार में सड़क का विस्तार हुआ। आजादी के बाद बिहार में सड़क का क्या हुआ? विस्तार हुआ। आजादी के समय विभिन्न प्रकार की सड़कें की कुल लंबाई 2104 किलोमीटर थी। आजादी के समय तक बिहार में सड़कों की लंबाई 2104 किलोमीटर, जब अभी वर्तमान में सड़क की लंबाई 81,000 हो गई है, 81,680 किलोमीटर। यानी बात करें तो आज़ादी के पहले दो सम्राट अशोक और शेरशाह सूरी का है ना बहुत सराहनीय है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा हमारे बिहार में सड़कों का विकास किया गया। लेकिन उस समय 2104 किलोमीटर मात्र था। आज की बात करें तो बिहार में 81,680 किलोमीटर सड़कें बन गई। वर्तमान सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक के दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया। सड़क को बिहार के सड़कों को 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला दोस्तों नाम है राष्ट्रीय उच्च पथ, दूसरा नाम है राज्य उच्च पथ, तीसरा नाम है मुख्य जिला सड़कें, चौथा नाम है अन्य जिला सड़कें और पांचवा है दोस्तों ग्रामीण सड़कें। 5 सड़कों में बिहार का सड़क को बांटा गया। अब दोस्तों सड़क के बारे में पढ़ लिए, अब रेल के बारे में, रेल मार्ग के बारे में। किसके बारे में? रेल मार्ग। बिहार में रेल का विस्तार कैसे हुआ, पहले कहाँ तक क्या हुआ, इसके बारे में तो लिखिएगा। रेल स्रोत परिवहन की है ना। रेल मार्ग दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेल मार्ग। बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ। रेल मार्ग का निर्माण बिहार में 1860 में। कब हुआ? 1860 में। हाँ, इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेलवे लाइन बिछाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वह पहली बार कोलकाता तक रेलवे लाइन को बिछाई। कोलकाता तक। हाँ, यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था। वह सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया। कौन चीज? रेल मार्ग। इस प्रकार की रेल मार्ग का विकास आगे बढ़ता रहा। मतलब रेल का मार्ग उसके बाद में क्या हमारे बिहार में आगे बढ़ने लगा। 1000 ध्यान देंगे, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि क्या है। तो 19वीं सदी के अंतिम दशक तक कोलकाता से तत्कालीन बिहार के है ना कई स्थानों से मिला दिया गया। यानी पहले तो पश्चिम बंगाल लगाया, लेकिन 19वीं सदी तक है ना बिहार के अन्य स्थानों से मिला दिया गया। 2001 तक इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो गई। यानी 2001 तक बिहार में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो गई। हाजीपुर में 2002 में है ना पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। यानी 2001 की बात करें और रेलवे लाइन को बिहार में नापा गया कितना किलोमीटर हुआ, तो यह 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। आज 2002 में हाजीपुर को पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है? 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 2003 में रेल लाइन को और विकसित किया गया। यानी 2003 में रेल लाइन को और विकसित कर दिया गया, यानी और बढ़ाया गया। विकसित मतलब और बढ़ाया गया हो गया ना। 2003 में हो गया। राज्य में के भीतरी भागों में, राज्य के भीतरी यानी बिहार राज्य में, अपने राज्य में, दूसरे राज्य नहीं, बिहार राज्य में सवारी एक्सप्रेस, शटल, EMU, DMU गाड़ियां दौड़ती है। यानी बिहार में पैसेंजर के लिए विशेष प्रकार की गाड़ियों की चलाई जाती है। जैसे सवारी गाड़ी होगा, डेमू हो गई, MU हो गई, है ना। एक मिनट,
ऐसे गाड़ियों का प्रचलन बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य में कराई जाती है। और इतना ही नहीं, बिहार के बड़े बड़े है ना, बिहार के बाहर जाने आने के लिए इसकी भी व्यवस्था की गई। तो उसके लिए इंटरसिटी गाड़ियाँ दौड़ाई गई। कौन? इंटरसिटी। रेलवे का विकास और विस्तार के क्रम में है ना बड़ी बड़ी योजनाएं अभी चल रही है। बिहार में रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो बिहार के रेलवे मार्ग के बारे में लिखा जाएगा ना? कोई डाउट नहीं होगा? आगे नहीं लिखाएगा? नहीं लिखाएगा? अगला क्वेश्चन अब दोस्तों है जल मार्ग। अब कहते दोस्तों जल मार्ग, उसके बाद वायु मार्ग पढ़ेंगे हम लोग। जल मार्ग क्या है दोस्तों? यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में, यहाँ बिहार में कोई भाई समुद्र महासागर थोड़े है। बिहार में है नदी, तो नदी का प्रयोग करेंगे, नदी का प्रयोग करेंगे। बिहार में कई बड़ी नदियां हैं जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होता है। शायद यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मतलब अभी बिहार राज्य में जल परिवहन कार्य चल रहा है। मध्यकाल में यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग से ही होता था। यानी बात करें प्राचीन काल में सारा कार्य जल मार्ग से होता था, मध्यकाल में भी इसी से हो रहा है। इसी कारणों से नगरों का विकास नदियों के तट पर हुआ है। इसी कारण से है ना, इसी कारण से नगर का विकास, यानी कोई भी शहर बसा है, नगर बसा है तो नदी के तट पर बसा है। काहे बसा है? ताकि सामान ले जाने और ले आने में सुविधा होती थी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन एक और यहाँ से फंसता है कि नदी के तट पर नगर ही क्यों स्थापित किए गए, चाहे क्यों बसे हैं? तो कारण लिखिएगा कि प्राचीन काल में है ना सामानों का है ना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जल का या नदियों का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए नदियों किनारे है ना नगरों का विकास। कोई दिक्कत समझ कि नहीं? जैसे अब देखिए कौन कौन नदी है, तो गंगा है, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, सोन नदी, ये जितने नदी हैं ये सारे नदी में जल परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी इन नदियों के द्वारा जल परिवहन कार्य किया जाता था। घाघरा नदी से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन से बालू, पुनपुन नदी से बांस ढो जाते थे। पहले के समय में घाघरा नदी से खाद्यान्न, खाने वाला सामान, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन नदी से बालू, पुनपुन नदी से बांस ढोए जाते थे। तो बोलिए इन नदियों से थोड़ा आसान काम है कि नहीं काम है? कोई दिक्कत? किंतु अब नदियों में अवसाद जमाव के बाद बाढ़ और ग्रीष्म काल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो गया। अवसाद मतलब कहीं कि ना है कचरा जमा हो जाना है ना, उसी से कहा जाता है। गंगा में कई घाटों पर स्टीमर की सुविधा है, किंतु अब पुल के निर्माण से स्टीमर का ही प्रचलन बहुत कम हो गया है। बड़ी बड़ी नाव अभी उसमें कार्य कर रही है, यानी अब इस सब के बहुत प्रचलन कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पुल बना दिया गया। क्या बना दिया? पुल। तो पुल से ढो लिया जाता है, इसीलिए लोग प्रचलन क्या हो गया? कम हो गया है। तो क्या बिहार के जल परिवहन के बारे में नहीं लिखाएगा? लिख दीजिएगा ना। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वायु मार्ग के बारे में। वायु मार्ग, अब वायु मार्ग क्या होता है ध्यान दें। क्या नया ध्यान देंगे? बिहार की ढीली अर्थव्यवस्था के कारण वायु मार्ग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया। बिहार के अर्थव्यवस्था ढीला होने के कारण, सुनिए ध्यान से, ढीला होने के कारण है ना वायु उद्योग का सही से है ना विकास नहीं हो पाया। ठीक है ना? यहाँ सिर्फ पटना एवं बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महत्व हुआ ना, उस समय पटना हवाई अड्डा क्या हुआ? विकास हुआ। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम जाना जाता है। पटना का जो हवाई अड्डा है वह जयप्रकाश है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से यानी पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से
पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हवाई जहाज काठमांडू जाती है, कलकत्ता जाती है, मुंबई जाती है, लखनऊ, रांची और दिल्ली जाती है। यानी कहा जाएगा कि पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन से कहाँ कहाँ की सुविधा प्राप्त होती है, तो कहिएगा काठमांडू की सुविधा, कलकत्ता की सुविधा, मुंबई की सुविधा, लखनऊ की सुविधा, रांची की सुविधा और दिल्ली की सुविधा प्राप्त होती है। सब नामों बोले हैं, नामों में कुछ लग रहा है, ये सब नामों राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी और झारखंड रांची की राजधानी और भारत की राजधानी दिल्ली। पटना से इन जगहों पे हवाई जहाज जाती है। अब कोई जो मन करी, हमें जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जो विख्यात है, जाना जाता है ना, यहाँ से यानी पटना से आप काठमांडू जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं और कहाँ लखनऊ और रांची दिल्ली जा सकते हैं। बोधगया में भी हवाई अड्डा है, बोधगया में भी क्या हवाई अड्डा है। तो बोधगया से साप्ताहिक उड़ान होती है और बोधगया के अलावा इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगवानी, रक्सौल, भागलपुर और बिहटा आदि 7 हवाई अड्डे बिहार में। कहाँ है? बिहार में। हाँ, आगे देखते हैं। पटना बोधगया सेवा शुरू कर दी गई है। पटना और बोधगया की सेवा शुरू कर दी गई है। पटना हवाई पत्तन से निजी कंपनियों द्वारा वायु सेवा कर दी जाती है। इनमें जेट एयरवेज, जेट लाइट, किंगफिशर तथा सहारा प्रमुख है। पटना में एक वायुयान विद्यालय और उड़ान क्लब भी है। पटना में वायुयान विद्यालय और उड़ान क्लब भी है। कोई दिक्कत? वायुयान विद्यालय तो उसमें उसी चीज वायुयान के बारे में सिखाया जाता है विद्यालय में, ठीक है ना। अब है दोस्तों रज्जू मार्ग से क्या, हम लोग रज्जू मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में रज्जू मार्ग क्या होता है? देखिए, तो रज्जू मार्ग जो होता है यह पर्वतीय क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है रज्जू मार्ग का, है ना। लेकिन बिहार में भी किया जाने लगा है। तो चलिए जानते हैं रज्जू मार्ग होता क्या है। तो रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। बिहार में राजगीर के, है ना, गिरिधत कूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया। यानी रज्जू मार्ग का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्र में दुर्गम स्थानों के लिए होता है। तो ये तो और जगह होबे करता है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में, है ना, राजगीर के गिरिधत कूट पर्वत पर बुद्ध शांति का स्तूप है और उस स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का प्रयोग किया जाता है। यह 1972 में जापान सरकार के द्वारा बनाया गया था। यानी रज्जू मार्ग में, है ना, रज्जू मार्ग 1972 में बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया, जापान सरकार के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले जापान सरकार के द्वारा रज्जू मार्ग की, है ना, मतलब व्यवस्था की गई थी। दोस्तों अब इसके बाद अगले वीडियो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।